डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू CS क्रक्स। आज की इस वीडियो में हम डेडलॉक अवॉइडेंस विद बैंकर्स एल्गोरिदम को कवर करेंगे। प्रीवियस लेक्चर में हम डेडलॉक अवॉइडेंस की फर्स्ट अप्रोच रिसोर्स एलोकेशन ग्राफ एल्गोरिदम को कवर कर चुके हैं। अगर सिंगल इंस्टेंस ऑफ रिसोर्स है तो उसके लिए रिसोर्स एलोकेशन ग्राफ एल्गोरिदम को यूज़ किया जाता है, जबकि मल्टीपल इंस्टेंसेस ऑफ रिसोर्सेज के लिए बैंकर्स एल्गोरिदम एक अच्छी अप्रोच है, उसके लिए बैंकर्स एल्गोरिदम को यूज़ किया जाता है। आज की इस वीडियो में हमें बैंकर्स एल्गोरिदम को विद न्यूमेरिकल डिस्कस करना है। उसके पहले अगर आप चैनल पर न्यू आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कर दीजिए। बढ़ते हैं और बैंकर्स एल्गोरिदम को समझते हैं कि इसका बेसिक कॉन्सेप्ट क्या है और इसके एक न्यूमेरिकल को सॉल्व करते हैं। अब बैंकर्स एल्गोरिदम अगर हम यूज़ कर रहे हैं तो डेडलॉक अवॉइडेंस का आइडिया ये बोलता है कि हमारे पास कुछ प्रेयर इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए, कुछ एडिशनल इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए। तो बैंकर्स एल्गोरिदम के पहले यानी कि बैंकर्स एल्गोरिदम को यूज़ करने से पहले हमारे पास प्रोसेसेस और रिसोर्सेज की कौन सी प्रेयर इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए, तो वो हमारे पास तीन तरह की इन्फॉर्मेशन है जो हमें पहले पता होनी चाहिए। सबसे पहली वो है मैक्सिमम नीड, या इसको मैक्स मैट्रिक्स भी बोला जाता है। अब मैक्सिमम नीड क्या है? कोई भी प्रोसेस जिसको अपनी पूरी एग्जीक्यूशन में जितने भी इंस्टांसेस ऑफ रिसोर्स चाहिए वो उसकी जिसकी वो आप बोल सकते हो कि डिमांड कर सकता है, जिसके लिए रिक्वेस्ट कर सकता है, वो उसकी मैक्सिमम नीड है। फॉर एग्जाम्पल एक प्रोसेस है P1, उसको अपनी पूरी एग्जीक्यूशन में 10 इंस्टांसेस ऑफ रिसोर्सेज चाहिए, तो वो जो उसकी 10 की 10 जो जिसके लिए वो रिक्वेस्ट करेगा वो उसकी मैक्सिमम नीड है, या आप इसको मैक्स मैट्रिक्स बोल सकते हो। ये हमें पहले पता होना चाहिए, ये हमें पहले वैल्यू दी गई भी होगी न्यूमेरिकल में। उसके बाद दूसरे नंबर पर है एलोकेशन, यानी कि करंटली एक प्रोसेस को कितने इंस्टांसेस ऑफ रिसोर्स एलोकेट कर दिए गए जो उसके पास पहले से मौजूद हैं, जो उसने होल्ड किए हुए हैं, वो क्या कहलाते हैं जी? वो एलोकेशन कहलाती है। उसके बाद है अवेलेबल, कि करंटली सिस्टम के पास कितने इंस्टांसेस ऑफ रिसोर्स अवेलेबल हैं, वो क्या है जी? अवेलेबल। अब ये तीनों चीजें मैक्सिमम नीड, एलोकेशन और अवेलेबिलिटी, ये तीनों हमें पहले गिवन होगी, ये तीनों हमें पहले पता होंगी। अब हम बढ़ते हैं न्यूमेरिकल की तरफ, न्यूमेरिकल को समझते हैं, न्यूमेरिकल को डिस्कस करते हैं। कुछ इस तरह से हमारे पास क्वेश्चन होगा, बिल्कुल सेम टू सेम हमें वैल्यूज दी गई भी होंगी, और हमसे क्वेश्चन क्या पूछा जा सकता है? क्वेश्चन ये पूछा जा सकता है कि नीड मैट्रिक्स बताइए। ये नीड मैट्रिक्स भी है और इसको रिमेनिंग नीड भी बोलते हैं, इसको हम समझते हैं। उसके बाद दूसरे नंबर पर क्वेश्चन ये आ सकता है, इज सिस्टम इन सेफ स्टेट, कि क्या जो सिस्टम है अगर बैंकर्स एल्गोरिदम आप अप्लाई करो वो सेफ स्टेट में होगा या नहीं होगा। अब सेफ स्टेट क्या है? फॉर एग्जाम्पल हमारे पास ये प्रोसेसेस हैं P0 से P4 तक। अगर बैंकर्स एल्गोरिदम को अप्लाई करते हुए सिस्टम सेफ स्टेट में रहता है, सिस्टम अनसेफ स्टेट में नहीं रहता, यानी कि डेडलॉक में नहीं जाता, तो सिस्टम क्या है? सेफ स्टेट में। हाँ, अगर सेफ स्टेट में है तो सेफ सीक्वेंस क्या है? सेफ सीक्वेंस का मतलब है कि ये जो प्रोसेसेस हैं ये किस ऑर्डर में एग्जीक्यूट हुए, इनको किन ऑर्डर में रिसोर्सेज दिए गए कि सिस्टम जो है वो सेफ स्टेट में रहा। वो जो प्रोसेसेस का ऑर्डर है उसको हम क्या बोलते हैं? सेफ सीक्वेंस बोलते हैं। यानी कि हमको तीन चीजें फाइंड आउट करना होती हैं, इनमें से कोई भी क्वेश्चन पूछ सकता है एग्जाम में कि आप नीड मैट्रिक्स बताओ या रिमेनिंग नीड बताओ प्रोसेसेस की, और उसके बाद वो पूछ सकता है सिस्टम सेफ स्टेट में है या नहीं। हाँ, अगर सेफ स्टेट में है तो उसका सेफ सीक्वेंस बताइए, यानी कि ऑर्डर ऑफ प्रोसेसेस बताइए, वो हमें बताना होता है। अब इस क्वेश्चन को समझते हैं। क्वेश्चन में हमारे पास सबसे पहले है प्रोसेसेस P0 से P4 तक, 5 प्रोसेसेस यहां पर दिए गए हैं। उसके बाद है एलोकेशन, जो मैं पहले बता चुका हूं कि प्रोसेसेस को जो इंस्टांसेस ऑफ रिसोर्स एलोकेट कर दिए गए वो क्या है जी? उनकी एलोकेशन। अब यहां पर A, B और C हैं, ये टाइप ऑफ रिसोर्सेज हैं। फॉर एग्जाम्पल ये जो A है हम बोल सकते हैं कि A क्या है? CPU है। इसी तरह से B फॉर एग्जाम्पल क्या है? मेमोरी है। इसी तरह से C आप बोल सकते हो प्रिंटर है या स्कैनर है, कुछ भी ये क्या है जी? टाइप ऑफ रिसोर्सेज है। जबकि ये नीचे 0, 1, 2 ये जो नंबर्स लिखे हुए हैं ये इंस्टांसेस ऑफ रिसोर्सेज हैं। अगर हम पहले को समझें
तो पी नॉट को ए यानी कि सीपीयू का कोई भी इंस्टांस अभी तक एलोकेट नहीं किया गया, 0 है। जबकि एक मेमोरी यानी कि मेमोरी क्या है, बी जो मेमोरी का जो टाइप ऑफ रिसोर्स है इसका एक इंस्टांस इसको एलोकेट कर दिया गया। इसी तरह से सी यानी कि जो स्कैनर है वो अभी तक करंटली एलोकेशन का मतलब यह है कि अभी तक कोई भी उसका इंस्टांस जो है वो एलोकेट नहीं किया गया। तो कहने का मतलब ये है, कंक्लूजन ये है कि ये जो ए बी सी ये तीनों क्या है, टाइप ऑफ रिसोर्सेज, और ये जो नीचे नंबर्स लिखे हुए हैं ये हैं इंस्टांसेस ऑफ रिसोर्सेज। इंस्टांसेस का मतलब क्या है कि अगर हमारे पास बी फॉर एग्जांपल ये मेमोरी है तो इसके अगर नंबर ऑफ मेमोरीज यानी कि 5 मेमोरीज हैं, 6 हैं तो उसके 6 इंस्टांसेस हैं, 3 है तो 3 इंस्टांसेस हैं। इस बात को भी माइंड में रखिएगा। उसके बाद है जी मैक्सिमम नीड। मैक्सिमम नीड हमें पता है कि डेडलॉक अवॉइडेंस में जब भी किसी प्रोसेस ने एग्जीक्यूट होना है तो एग्जीक्यूट होने से पहले वो डिक्लेयर करेगा कि ड्यूरिंग एग्जीक्यूशन उसको मैक्सिमम कितने इंस्टांसेस ऑफ रिसोर्सेज चाहिए होंगे जिनके लिए वो रिक्वेस्ट कर सकता है, वो हमें पहले गिवन है। तो यहाँ पर अगर आप देखो तो मैक्सिमम नीड पी नॉट की ए की है 7, यानी कि उसको ए टाइप ऑफ रिसोर्स के 7 इंस्टांसेस चाहिए होंगे, बी के 5, सी के 3। इसी तरह से P1 को मैक्सिमम ए रिसोर्स के 3 इंस्टांसेस चाहिए होंगे, बी के 2 और सी के 2। ठीक हो गया जी। उसके बाद है अवेलेबल के करंटली हमारे पास कितने इंस्टांसेस ऑफ रिसोर्सेज अवेलेबल हैं, और रिमेनिंग नीड हमें जो कि काउंट करना है जिसको नीड मैट्रिक्स भी बोला जाता है। अब रिमेनिंग नीड किसको बोलते हैं, फॉर एग्जांपल एक जो प्रोसेस है उसको टोटल चाहिए 5 इंस्टांसेस किसी भी रिसोर्स के। अब उनमें से 2 उसको पहले से एलोकेट कर दिए गए, पीछे कितने बच गए, 3। वो 3 क्या है, वो उसकी रिमेनिंग नीड है। बिल्कुल ऐसे ही जैसे मुझे इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए फॉर एग्जांपल 5 बोर्ड मार्कर चाहिए, तो मुझे 2 पहले दे दिए गए, 3 अभी मुझे और चाहिए। ठीक है जी। अब जो टोटल पड़े हुए हैं, टोटल जितने भी आप बोल सकते हो बोर्ड मार्कर पड़े हुए हैं यहाँ पर सिस्टम में या इस क्लासरूम में, उनमें से 2 मुझे दे दिए गए और 3 मुझे वहां से और चाहिए, वो मेरी क्या है, रिमेनिंग नीड है। सिंपल सी बात है, इसमें कोई ऐसी समझने वाली बात नहीं। अभी हम इसको सॉल्व करेंगे। अब यहाँ पर उसके बाद हमको सेफ स्टेट को देखना है कि सेफ स्टेट में है या नहीं, फिर उसके बाद हमको सेफ सीक्वेंस को निकालना है। उसके पहले अगर आप देखो तो यहाँ पर टोटल जो हमारे पास रिसोर्सेज हैं उनके टोटल इंस्टांसेस भी हमें दिए हुए हैं। ए के 10 इंस्टांसेस हैं, बी के 5 और सी के 7। अब हम अवेलेबल को काउंट करेंगे। सबसे पहले मैं अवेलेबल को काउंट कर लेता हूं, फिर एक और पॉइंट है जो मैंने आपको बताना है। अवेलेबल को काउंट करने के लिए सिंपल जो एलोकेट किए गए हैं उनको हमें सम करना है। तो ए को हम काउंट कर लेते हैं, 3, 5 और 2 7। इसी तरह से बी के 1, 2, सी के 2, 3, 4, 5, यानी कि जो टोटल इंस्टांसेस थे ए के वो हैं 10, जिसमें से 7 एलोकेट कर दिए गए, और जो बी रिसोर्स है उसके टोटल थे 5, जिनमें से 2 एलोकेट किए जा चुके हैं प्रोसेसेस को, और सी के टोटल थे 7, जिसमें से 5 जो हैं वो एलोकेट कर दिए गए। तो सिंपल इसमें से हम इनको माइनस कर लेते हैं। 10 में से कितने एलोकेट कर दिए, ए के 7, और बी के कितने, 2 एलोकेट कर दिए, सी के 5। तो अवेलेबल अभी निकल आएंगे जी 3, 3, 2। तो इस वक्त करंटली हमारे पास जो अवेलेबल इंस्टांसेस ऑफ रिसोर्सेज हैं वो ये हैं, ए के 3 अवेलेबल हैं, बी के 3 और सी के 2। अब इस सिनेरियो में, इस क्वेश्चन में अगर आप देखो तो हमारे पास टोटल दिए हुए हैं और हमने एलोकेशन में से माइनस करके हमने अवेलेबल को काउंट कर लिया। लेकिन समटाइम ऐसा भी हो सकता है, बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे होते हैं जिसमें से टोटल नहीं दिया गया हुआ होता, सिंपल आपको अवेलेबल दिया गया होता है। तो उसमें आपको एलोकेशन जो निकाल कर टोटल में से माइनस करने की जरूरत नहीं होती, सिंपल आपको अवेलेबिलिटी यहाँ पर दी हुई होती है कि ए बी सी या जितने भी टाइप ऑफ रिसोर्सेज हैं ये आपके पास अवेलेबिलिटी है। अब सबसे पहला काम हमें क्या करना है, हमको नीड मैट्रिक्स या हमको रिमेनिंग नीड को निकालना है। अब रिमेनिंग नीड का फार्मूला क्या है, उसका सिंपल सा फार्मूला है कि मैक्स माइनस एलोकेशन, यानी कि उसकी जो मैक्सिमम नीड है उसमें से हम माइनस करेंगे जितने उसको एलोकेट कर दिए गए। बिल्कुल वैसे ही जैसे मुझको 5 बोर्ड मार्कर चाहिए, 2 मुझे मिल गए, मेरी बाकी कितनी नीड बच गई, मेरी बाकी नीड बच गई 3 बोर्ड मार्कर की। तो सिंपल मैं यहां पर लिख लेता हूं, हमने क्या करना है जी, मैक्सिमम नीड में से माइनस करना है
एलोकेशन को, तो रिमेनिंग नीड हमारे पास बच जाएगी। सिंपल इसको काउंट कर लेते हैं। 7 माइनस 0 7, 5 माइनस 1 4, 3 माइनस 0 3। इसको बड़ी एहतियात से आपने करना है जी। फॉर प्रोसेस नंबर 1 3 माइनस 2 1, 2 माइनस 0 2, 2 माइनस 0 2। फॉर प्रोसेस नंबर 2 9 माइनस 3 6, 0 माइनस 0 0, 2 माइनस 2 0। इस तरह से फॉर प्रोसेस नंबर 3 4 माइनस 2 2, 2 माइनस 1 1, 2 माइनस 1 1। ये है जी रिमेनिंग नीड फॉर प्रोसेस नंबर 3। फॉर प्रोसेस नंबर 4 5 माइनस 0 5, 3 माइनस 0 3, 3 माइनस 2 1। तो ये है जी रिमेनिंग नीड हमारे पास कैलकुलेट होकर आ चुकी है। अब हमें ये देखना है कि इस सिस्टम इन सेफ स्टेट, अगर हम बैंकर्स एल्गोरिदम को अप्लाई करते हैं तो सिस्टम सेफ स्टेट में होगा या अनसेफ स्टेट में होगा। सेफ स्टेट का सिंपल मतलब यह है कि अगर कोई प्रोसेस कर्नल से, सिस्टम से किसी इंस्टेंस ऑफ रिसोर्स की डिमांड करता है, उसके लिए वो रिक्वेस्ट करता है, तो जो कर्नल है वो ये एनालाइज करता है कि अगर इसको ये इंस्टेंस दे दिया जाए तो सिस्टम डेडलॉक में जाएगा या नहीं जाएगा। अगर तो सिस्टम डेडलॉक में जाएगा मतलब कि सिस्टम अनसेफ स्टेट में है, अगर सिस्टम डेडलॉक में नहीं जाएगा तो इसका मतलब है कि सिस्टम सेफ स्टेट में है। अब हमने ये देखना है कि बैंकर्स एल्गोरिदम को अगर हम अप्लाई कर रहे हैं तो अगर इन पांचों प्रोसेसेस को चलना है तो सिस्टम सेफ स्टेट में है या नहीं, तो इसको चेक करते हैं। इसका सिंपल सा फार्मूला है। सबसे पहले होगा कुछ यूं, क्योंकि ये सारे प्रोसेसेस जो हैं ये रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि इनको ये प्रोसेसेस चाहिए, इनकी ये नीड है, मैक्सिमम नीड, इनको ये नीड चाहिए, ये इनको एलोकेट कर दिए गए और ये इनकी रिमेनिंग नीड है। अब सारे प्रोसेसेस को एग्जीक्यूट होने के लिए ये सारे इंस्टांसेस ऑफ रिसोर्सेज चाहिए जिसके लिए वो रिक्वेस्ट कर रहे हैं। तो होगा कुछ यूं कि सबसे पहले रिमेनिंग नीड को कंपेयर किया जाएगा अवेलेबिलिटी के साथ। अगर रिमेनिंग नीड इज लेस देन इज इक्वल टू अवेलेबल, अगर तो ये ट्रू होगा तब उनको जो है वो अलॉट किए जाएंगे रिसोर्सेज, अदरवाइज जो है अलॉट नहीं किए जाएंगे। इसका मतलब है कि सिस्टम अनसेफ स्टेट में जा सकता है। तो देखते हैं जी रिमेनिंग नीड। सबसे पहले हम देख रहे हैं पी नॉट को, ठीक है जी, जो पहले नंबर पर प्रोसेस है। अब उसकी रिमेनिंग नीड क्या है? फॉर पी नॉट उसकी रिमेनिंग नीड है 7 4 3 लेस देन इज इक्वल टू, चेक कर रहे हैं जी अवेलेबिलिटी क्या है 3 3 2। अब हमने तीनों इंस्टांसेस को देखना है, तीनों टाइप ऑफ रिसोर्सेज को देखना है। 7 ये देखिए जी कहीं से भी ये बराबर नहीं हो रहा। अगर आप यहां से देखो 3 यहाँ पर अवेलेबल हमारे पास रिमेनिंग उसकी जो नीड है वो 7 है जबकि अवेलेबल 3 है। फॉर ए, फॉर बी हमारे पास जो रिमेनिंग नीड है वो 4 है जबकि अवेलेबल 3 है। फॉर सी जो रिमेनिंग नीड है वो 3 है जबकि जो अवेलेबल है वो कितने हैं? 2 इंस्टांसेस हैं। तो ये फॉल्स हो गया। चलते हैं जी अब P1 की तरफ। P1 को चेक करते हैं, कंपेयर करते हैं। P1 है जी यहाँ पर, और P1 की जो रिमेनिंग नीड है वो कितनी है? फॉर ए 1 इंस्टांस, फॉर बी 2 इंस्टांसेस और फॉर सी 2 इंस्टांसेस। इसको कंपेयर करते हैं। लेस देन इज इक्वल टू जो अवेलेबिलिटी है वो है 3 3 2, यानी कि हमारे पास ए रिसोर्स के 3 इंस्टांसेस पड़े हुए हैं, बी के 3 पड़े हुए हैं और सी के 2 पड़े हुए हैं। अगर हम यहां पर इसको देखें तो ये हमारे पास कंडीशन क्या हो रही है? ये ट्रू हो रही है। अब अगर ये कंडीशन ट्रू हो रही है तो सिस्टम क्या करेगा? इसको ये सारे के सारे इंस्टांसेस ऑफ रिसोर्स जो हैं वो दे देगा कि वो एग्जीक्यूट हो जाए। अब जब ये दे देगा तो तब उसके बाद क्या होगा? जब उसने अपनी सारी जो एग्जीक्यूशन है वो कंप्लीट कर ली, तब ये फार्मूला चलेगा अवेलेबल इज इक्वल टू अवेलेबल प्लस एलोकेशन। यानी कि ये जो P1 है पहले जो रिसोर्सेज लेकर बैठा हुआ है, ये रिसोर्सेज जो इसको पहले एलोकेट किए गए थे, जो A के 2 इंस्टांसेस, B के 0 और C के 0, अब ये इनको भी रिलीज कर देगा। हमने इनको अवेलेबिलिटी में ऐड कर देना है। तो इस फार्मूला को देखते हैं जी यहां पर P1 के लिए। अब P1 के लिए यहां पर जो अवेलेबल है उसको हम देख लेते हैं। अवेलेबल कितने हैं जी? इस वक्त 3 3 2 बराबर हैं
3 3 2 प्लस P1 के कितने हैं जी यहाँ पर 2 0 0, तो इसको हमने ऐड कर देना है इसमें 2 0 0। 3 और 2 कितने हो गए 5, यहाँ पर लिख लेते हैं जी हम 5 3 और इसी तरह से 2। तो ये हमारे पास जो है अवेलेबिलिटी आ गई आफ्टर एग्जीक्यूशन ऑफ प्रोसेस नंबर 1। ठीक है जी। हमने जो सिस्टम था, बात को दोबारा समझिए इस पूरी कहानी को, उसने सबसे पहले रिमेनिंग नीड को कंपेयर किया अवेलेबिलिटी के साथ। अगर तो ये ट्रू हो गया तो उसने क्या किया, जो सिस्टम जो प्रोसेस था जो डिमांड कर रहा था रिसोर्सेज की, उसको वो रिसोर्स दे दिए। जब वो जो प्रोसेस था जब वो एग्जीक्यूट हो गया, एग्जीक्यूट होने के बाद जितने भी इंस्टांसेस ऑफ रिसोर्स उसने होल्ड किए हुए थे वो उसने रिलीज कर दिए। तो वो जब उसने रिलीज किए तो वो सारे के सारे कहां पर ऐड हो गए, वो अवेलेबिलिटी में ऐड हो गए। अब हमारी जो अवेलेबिलिटी है वो एक्सीड हो चुकी है, वो बढ़ चुकी है। पहले ए के 3 इंस्टांसेस थे, बी के 3 और सी के 2, अब हमारे पास ए के 5 है, बी के 3 है और सी के 2 हैं, क्योंकि ये जो उसने ए के 2 इंस्टांसेस होल्ड किए हुए थे वो उसने रिलीज कर दी। सिंपल, ये फार्मूला आपको अप्लाई करते जाना। अब हम क्या करते हैं जी, क्योंकि ये हमारे पास P1 आ चुका है, अब हमें साथ साथ जो सेफ सीक्वेंस है इसको भी मेंटेन करना है। तो हमारे पास सबसे पहला जो प्रोसेस चला वो कौन सा चला, प्रोसेस नंबर 1। अब आगे जी बारी प्रोसेस नंबर 2 की। हम किसी को भी यूज कर सकते हैं, सेफ सीक्वेंस से कोई ऐसा फर्क नहीं पड़ेगा, डेडलॉक नहीं आएगा आप, लेकिन एक तरतीब के साथ एक सीक्वेंस के साथ जब चलते जाओगे तो सारी कहानी बिल्कुल सेट रहेगी। चेक करते हैं जी प्रोसेस नंबर 2 को। प्रोसेस नंबर 2 है जी, यहाँ पर उसकी जो रिमेनिंग नीड है वो कितनी है, वो है 6 0 0, यानी कि ए के 6 इंस्टांसेस उसे चाहिए, बी के 0 चाहिए और सी के 0 चाहिए। ये है जी हमारे पास प्रोसेस नंबर 2। ठीक है जी, इसको P0 P1 और P2 ये हो गया जी 6 0। लेस देन इज इक्वल टू, इसको हमको कंपेयर करना है हमारी अवेलेबिलिटी के साथ। अवेलेबिलिटी कितनी है हमारे पास, ए के 5 इंस्टांसेस पड़े हुए हैं, बी के 3 और सी के 2। तो यहाँ पर अगर हम पहले को ही देखें तो पहला तो हमारे पास है जी 6 उसको चाहिए, ए के 6 इंस्टांसेस चाहिए, तो ये फुलफिल नहीं हो सकती क्योंकि हमारे पास पड़े हुए कितने इंस्टांसेस हैं 5, तो ये फॉल्स हो जाएगा। अभी P2 को जो इंस्टांसेस हैं, जो रिसोर्सेज हैं वो अलॉट नहीं किए जा सकते। बढ़ते हैं जी आगे, P2 वाला, अब बढ़ते हैं जी P3 की तरफ। ठीक है जी, P1 हमारा जो है ये एग्जीक्यूट हो चुका है। यहाँ पर ये देखिए P3 को चेक कर लेते हैं जी। P3 को चेक करते हैं, P3 की जो नीड है वो कितनी है 2 1 1। इसको कंपेयर करते हैं कि ये जो अवेलेबिलिटी है उसके साथ इसको कंपेयर कर लेते हैं। अवेलेबिलिटी कितनी है 5 3 2, तो यहाँ पर ये क्या हो रहा है, ट्रू हो रहा है। ट्रू हो रहा है क्योंकि हमारे पास सारे इंस्टांसेस जो हैं वो पड़े हुए, उससे ज़्यादा जितनी उसकी नीड है उससे ज़्यादा हमारे इंस्टांसेस पड़े हुए सिस्टम के पास, तो सिंपल इसको वो अवेलेबल कर देगा, उसको वो दे देगा। जैसे उसको देगा तो प्रोसेस नंबर 3 एग्जीक्यूट हो जाएगा। एग्जीक्यूट होने के बाद जो उसने पहले होल्ड किए हुए थे उनको वो रिलीज करेगा। होल्ड उसने कौन से किए हुए, 2 1 1, ये उसने होल्ड किया है। अब इन 2 1 1 को हमने ऐड कर देना है। सिंपल यहां पर भी ऐड कर सकते हो, मैं यहां पर ऐड कर देता हूं 2 1 1, 2 और 1 3, 3 और 1 4, 5 और 2 7। तो अब जो हमारे पास अवेलेबिलिटी है वो है 7 4 और 3। ए रिसोर्स के 7 इंस्टांसेस पड़े हुए, बी के 4 और सी के 3 इंस्टांसेस पड़े हुए। अब P3 के बाद बारी आ गई P4 की। P3 को हम इस सीक्वेंस में ऐड कर देते हैं। अब बारी आ जाएगी जी P4 की। P4 को चेक करते हैं जी इसकी अवेलेबिलिटी को। तो P4 को अगर हम चेक करें, P4 की रिमेनिंग नीड है 5 3 1, और अवेलेबल हमारे पास कितने हैं इसको चेक करते हैं, कंपेयर करते हैं 7 4 और 3। तो ये कंडीशन क्या हो रही है, ये ट्रू हो रही है। तो सिंपल जो सिस्टम है वो P4 को रिसोर्सेज दे देगा, जितने भी इंस्टांसेस ऑफ रिसोर्स की वो डिमांड कर रहा है वो उसको मिल जाएंगे। मिलने के बाद वो एग्जीक्यूट होगा, एग्जीक्यूट होने के बाद जो उसने होल्ड किए हुए थे उनको वो रिलीज करेगा। अब जो प्रोसेस नंबर 4 है ये भी एग्जीक्यूट हो गया। इसने होल्ड कौन से किए हुए, 0 0 2। सिंपल इनको इसमें ऐड कर दो, 0 0 2। ठीक है जी, 3 और 2 हो गए 5 4 और 7। यानी कि अब जो हमारे पास अवेलेबिलिटी है जब प्रोसेस नंबर 4 भी एग्जीक्यूट हुआ वो क्या है 7 4 और 5।
अब हमारे पास बारी आ गई, अब इनमें से एग्जीक्यूट कौन कौन से हो चुके हैं? जो प्रोसेस नंबर 1 है ये भी एग्जीक्यूट हो चुका है, प्रोसेस नंबर 3 भी एग्जीक्यूट हो चुका है और प्रोसेस नंबर 4 भी एग्जीक्यूट हो चुका है। अब हमने दोबारा से चेक करना है, P0 से स्टार्ट करें, P2 से स्टार्ट करें, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन हम इसको एक तरतीब के साथ लेकर चलते हैं। P0 की अवेलेबिलिटी को चेक करते हैं। P0 की जो रिमेनिंग नीड है वो कितनी है जी? वो है P0 की बारी आ गई दोबारा से। P0 की रिमेनिंग नीड है 7 4 3। उसको A के 7 इंस्टांसेस चाहिए, B के 4 इंस्टांसेस चाहिए और C के 3 इंस्टांसेस चाहिए। इसको कंपेयर करते हैं हमारी अवेलेबिलिटी से। अवेलेबिलिटी क्या है? 7 4 और 5। ठीक है जी। तो सिंपली ये जो 7 4 और 5 हमारे पास पूरे के पूरे इंस्टांसेस हमारे पूरे हैं, तो सिस्टम क्या करेगा? वो P0 को जो रिसोर्सेज जिसकी वो डिमांड कर रहा है वो उसको अवेलेबल कर देगा। जो P0 है वो एग्जीक्यूट हो जाएगा। एग्जीक्यूट होने के बाद जितने भी रिसोर्सेज, जो इंस्टांसेस ऑफ रिसोर्सेज उसने होल्ड किए हुए थे, उनको रिलीज करेगा। जैसे ही उनको रिलीज करेगा तो उनको हम ऐड कर देंगे हमारी अवेलेबिलिटी में। तो P0 ने किनको होल्ड किया हुआ था जी? ये है जी जो उसको पहले से एलोकेटेड थे, जिसको उसने होल्ड किया हुआ था, वो थे जी 0 1 0। इनको सिंपल हम ऐड कर लेते हैं। यहाँ पर कितना हो गया? 5 5 और यहाँ पर आ गए 7। ठीक हो गया जी। तो इस वक्त हमारे पास करंट जो अवेलेबिलिटी है वो है 7 5 और 5, और प्रोसेस हमारे पास एक ही बच गया जो कि है प्रोसेस नंबर, कौन सा प्रोसेस बच चुका है जी? अब हमारे पास प्रोसेस नंबर 2। P0 भी एग्जीक्यूट हो गया, प्रोसेस नंबर 2 बच चुका है। प्रोसेस नंबर 2 की हम रिमेनिंग नीड को कंपेयर कर लेते हैं। प्रोसेस नंबर 2, उसकी जो रिमेनिंग नीड है वो कितनी है? 6। उसको A के 6 इंस्टांसेस चाहिए, B के 0 और C के 0। इसको कंपेयर करो किससे? हमारी अवेलेबिलिटी से। अवेलेबिलिटी कितनी है? A के 7 इंस्टांसेस पड़े हैं, B के 5 और C के भी 5 इंस्टांसेस पड़े हैं। तो इसको हम अगर कंपेयर करें तो यहाँ पर भी कंडीशन हमारी ट्रू हो रही है। जैसी ट्रू होगी, कर्नल जो रिसोर्सेज, जो इंस्टांसेस ऑफ रिसोर्सेज चाहिए P2 को, वो उसको अवेलेबल कर देगा। वो सिंपल एग्जीक्यूट होगा। एग्जीक्यूट होने के बाद जो रिसोर्सेज उसने होल्ड किए हुए थे वो वापस कर देगा, उनको रिलीज कर देगा। तो जैसे ही P2 रिलीज हुआ, उसने जितने भी रिसोर्सेज थे उनको जब रिलीज किया, जब ये एग्जीक्यूट हो गया, तो उसके बाद हमको जो भी उसने होल्ड किए हुए थे प्रोसेसेस, उनको यहाँ पर ऐड कर देना। तो उसने होल्ड कौन से किए हुए थे? A के 3 इंस्टांसेस होल्ड किए हुए था, और B के जो थे वो उसने 0 इंस्टांस होल्ड किए हुए थे, और C के 2 इंस्टांसेस को होल्ड किया हुआ था। इनको ऐड कर दें, 5 और 2 7, 5 7 और 3 कितने हो गए जी? 10। तो इसको मैं यहाँ से रेज कर देता हूँ। तो अब हमारे पास जब सारे के सारे प्रोसेसेस एग्जीक्यूट हो गए, उनका सेफ सीक्वेंस भी हमारे पास आ गया। अब यहाँ पर हमारे पास टोटल जो रिसोर्सेज हैं वो बच चुके हैं। टोटल इस वक्त सारे जो प्रोसेसेस हैं ये सारे के सारे एग्जीक्यूट हो गए। अब इसको हम कंपेयर करते हैं इसके साथ जो हमारे पास स्टार्ट में वैल्यू थी। ये देखिए, A के थे हमारे पास 10 इंस्टांसेस A रिसोर्स के, B के थे 5 और C के थे 7। इसका मतलब है कि हमारा जो ये पूरा एल्गोरिदम था वो बिल्कुल ठीक काम कर रहा था अब तक। टोटल जब सारे के सारे प्रोसेसेस एग्जीक्यूट हो गए, एग्जीक्यूट होने के बाद टोटल जो नंबर ऑफ इंस्टांसेस हैं या नंबर ऑफ रिसोर्सेज हैं, जितने भी उनके इंस्टांसेस हैं, वो हमारे वही मिल रहे हैं जो हमें स्टार्ट में टोटल बताए गए थे। यहां पर ये मेरे पास सेफ सीक्वेंस आ चुका है, P1 P3 P4 P0 और P2। इस सीक्वेंस में प्रोसेसेस को एग्जीक्यूट किया गया और सिस्टम रहा सेफ स्टेट में। तो ये सिंपल सी कहानी है बैंकर्स एल्गोरिदम की। होपफुली जो बैंकर्स एल्गोरिदम का कॉन्सेप्ट है वो आपको क्लियर हो गया होगा। जो न्यूमेरिकल की डिस्कशन थी वो भी आपको क्लियर होगी। बाकी आपने एक बात को माइंड में रखना है कि जो बैंकर्स एल्गोरिदम है इसको डेडलॉक डिटेक्शन के लिए भी यूज़ किया जाता है। इसको यूज़ करते हुए हम ये डिटेक्ट करते हैं कि क्या सिस्टम सेफ स्टेट में होगा या नहीं होगा। समटाइम ये क्वेश्चन भी पूछ लिया जाता है। तो नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट जो पोर्शंस हैं जिसमें डेडलॉक डिटेक्शन एंड रिकवरी है उसको कवर करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। वीडियो अगर आपके लिए हेल्पफुल है तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक यू सो मच।